नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज दो मुद्दों पर बात करेंगे। एक, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आपराधिक कृत्य की, कि क्यों न उनके ऊपर हत्या का या हत्या के षड्यंत्र का या आपराधिक लापरवाही का मुकदमा चलाया जाए। दूसरा मुद्दा है उन 12 विपक्षी नेताओं के पत्र का जो उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखा है। लेकिन पहले बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल की सरकार, आपको अच्छी तरह से याद होगा कि पिछले काफ़ी दिनों से ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर लगातार हंगामा करती रही। वो शोर मचाती रही है कि केंद्र हमको ऑक्सीजन नहीं दे रहा है, अलॉटमेंट नहीं हो रहा है, जितनी हमको ज़रूरत है उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो हमारी ऑक्सीजन लूट ली जा रही है रास्ते में। अलग अलग राज्य सरकारें उनको रोक रही हैं, टैंकर हमारे आने नहीं दे रही हैं। मामला जो है हाई कोर्ट में पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। हाई कोर्ट में रोज़ अरविंद केजरीवाल सरकार की जो है प्रताड़ना, आलोचना, खिंचाई होती रही कि उनके यहाँ कोई सिस्टम नहीं है, क्या क्या खामियां हैं इसकी बात होती रही। लेकिन हाई कोर्ट भी इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा पाया कि दरअसल सप्लाई की समस्या नहीं है दिल्ली में स्टोरेज और वितरण की समस्या है, जिसको दिल्ली सरकार छिपा रही है। यहाँ तक मामला गया कि हाई कोर्ट ने ये कहा कि अगर केंद्र सरकार ने जितनी ज़रूरत है दिल्ली को ऑक्सीजन की नहीं दिया तो ये अधिकारियों के खिलाफ हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला शुरू करेंगे। सरकार को जो है सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई। लेकिन ये सिलसिला चलता रहा। जो ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनियां हैं, उनके वकील आकर बताते रहे कि किस तरह से जो है दिल्ली सरकार हर मोर्चे पर नाकाम हो रही। वो पहले तो कंटेनर नहीं प्रोवाइड दे पा रही है, फिर अगर कंटेनर मिल रहा है तो कहाँ जानिए, यहाँ दिल्ली में आने के बाद किस तरह से उसका वितरण होना है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन आज जो बात सामने आई है उससे तो मतलब इतना बड़ा झटका कि इतनी बड़ी क्राइसिस के समय में कोई नेता, छुटभैया नेता भी हो, वो कितना भी भ्रष्ट हो, कितना भी बेईमान हो, वो भी ये इस तरह का आपराधिक कृत्य नहीं कर सकता कि पूरे देश में ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा हुआ है, कमी है, दिल्ली में ऑक्सीजन ज़्यादा हो और वो चिल्लाता रहे कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। तो जो जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में 20 लोगों की मौत हुई ऑक्सीजन की कमी से, और बत्रा हॉस्पिटल में 13 मरीजों की मौत हुई ऑक्सीजन की कमी से, क्यों न उसके लिए अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराया जाए। क्या तथ्य सामने आया है? तथ्य जो सामने आया है उसके मुताबिक 5 मई को केजरीवाल सरकार ने कहा कि हमको 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए। हर समय उनका कोटा बढ़ता, उनकी मांग बढ़ती रही, इतना हमको अलॉट किया जाए, केंद्र हमारा कोटा बढ़ाए, इसका रोना वो लगातार रोते रहे। 6 मई को ऑक्सीजन बुलेटिन जो दिल्ली सरकार जारी करती थी, राघव चड्ढा जो इस मामले को देखते थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हमको तो 976 मीट्रिक टन चाहिए। अब आप देखिए, 500 से शुरू हुआ था, 700 हुआ, 700 से 976 मीट्रिक टन पर मामला आ गया। लेकिन ये नहीं बताया कि हमारे पास स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है। अगर ये ऑक्सीजन आ जाएगी तो रखेंगे कहाँ? तो क्या किया, चुपचाप गुपचुप तरीके से जो कंपनियां सप्लाई कर रही थी उनसे कहा कि इसको दूसरे राज्यों में आसपास जो है वहाँ स्टोर कराओ, वहाँ रखो या अपने पास रखो। 9 मई को लिंडे है कंपनी जो देश में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का प्रोडक्शन और सप्लाई दोनों का काम करती है, सबसे बड़ी कंपनी है। उससे 120 टन मीट्रिक टन मांगा ऑक्सीजन, 74 टन वापस कर दिया कि हमारे पास रखने की जगह नहीं है। पानीपत का एक मिसेस एयर लिक्विड है, उससे कहा कि 62 टन जो हमको दिया उसमें से 62 टन अपने पास रखो, हमारे पास स्टोर करने की जगह नहीं है। 10 मई को आइनॉक्स कंपनी जो लिंडे के बाद दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है, उससे ये कहा कि 37 मीट्रिक टन अपने पास रखो, हमारे पास रखने की जगह नहीं है। तो पानीपत में, रुड़की में यहाँ स्टोर रखवाया गया, इन कंपनियों ने रखवाया। उसके अलावा ऑक्सीजन आ जाए दिल्ली में तो उसका वितरण कैसे हो, किस हॉस्पिटल को ज़्यादा ज़रूरत है, किस इलाके को ज़्यादा ज़रूरत है, इसकी कोई व्यवस्था नहीं थी। इन कंपनियों के वकीलों ने हाई कोर्ट में खड़े होकर साफ साफ कहा कि ऑक्सीजन आने के बाद उसके वितरण का कोई प्लान, कोई व्यवस्था
दिल्ली सरकार के पास नहीं है। उसने जो नोडल अधिकारी बनाए हैं उनको हम फ़ोन करते रहते हैं, उनका फ़ोन उठता नहीं है, कोई जवाब नहीं आता है। तो हम ऑक्सीजन लेकर कहाँ जाएं? तो ड्राइवर यहाँ वहाँ भटकता है। इसलिए जो है अस्पतालों से लगातार मांग उठती रही कि हमारे यहाँ कमी हो रही है। किसी के यहाँ 2 घंटे की बची है, किसी के यहाँ 4 घंटे की बची है, कुछ 33 मरीजों की तो जान ही चली गई। इन सब को देखते हुए केंद्र सरकार को और केंद्र के अधिकारियों को धीरे धीरे अंदाज़ा होने लगा कि कुछ गड़बड़ हो रही है। इतनी ऑक्सीजन आ रही है, इसके बावजूद दिल्ली में ऑक्सीजन का हाहाकार क्यों मचा हुआ है? तो सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने यह कहा कि दिल्ली में ऑक्सीजन का ऑडिट करा लेते हैं कि कितनी ऑक्सीजन आई, कितनी ज़रूरत थी, कितनी वितरित हुई। अब ये सुनते ही हाथ पांव फूल गए अरविंद केजरीवाल के। उनको पता चल गया कि ये तो जो जांच होगी, ऑडिट होगा, ये सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होगा, और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होगा तो उसके बाद उसका जो नतीजा आएगा उसका भुगतान उनको करना पड़ेगा। इससे वो बचकर नहीं निकल सकते। इसमें सुप्रीम कोर्ट पर जो है वो राजनीतिक वेंडेटा का भी जो है, राजनीतिक बदले की कार्रवाई का भी आरोप नहीं लगा सकते। ये बीजेपी और आम आदमी पार्टी का मामला नहीं है, ये जो है दिल्ली सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच का मामला था। सुप्रीम कोर्ट ने एक जो है कमेटी बना दी कि इसका ऑडिट हो। जैसे ही ये फैसला हुआ, जैसे ही ये निर्देश सुप्रीम कोर्ट का आया, आप देखिए दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी का रोना बंद, कोई हाहाकार नहीं, कहीं से खबर नहीं आ रही कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी है। और इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने आनन फानन में केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी लिखकर कहा कि हमारे पास सरप्लस ऑक्सीजन है, आस पड़ोस के राज्यों को जिनको ज़रूरत है उनको आप दे दीजिए, हमें तो इतनी ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं। तो अभी तक क्यों रोना मचा रहे थे? इन 33 लोगों के 2 अस्पतालों में जो 33 लोग मरे, जो ऑक्सीजन के लिए दर दर भटक रहे थे, जिनको ऑक्सीजन का एक सिलेंडर जो है हज़ारों रुपए ज़्यादा देकर खरीदना पड़ा, जो इसकी व्यवस्था नहीं कर सके और घर लेकर चले गए, अस्पताल ने कहा कि हमारे पास नहीं है, घर लेकर चले गए, उनकी मौत हुई, उसका जिम्मेदार कौन है? जब मद्रास हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग के बारे में टिप्पणी करते हुए कहा था कि आपने चुनाव कराते समय जो कोरोना प्रोटोकॉल था उसका पालन ठीक से नहीं किया, तो इसके लिए क्यों ना आपके खिलाफ हत्या का मुकदमा चलाया जाए। तो अब मेरा सवाल है कि क्यों ना अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हत्या का मुकदमा चलाया जाए। ये लापरवाही, मुझे लगता है कि ये जो ऑडिट हो रहा है, ये पूरा ऑडिट होना चाहिए, इसकी जांच रिपोर्ट आनी चाहिए। इस बार केजरीवाल को नहीं बचना चाहिए। आपको याद होगा कोरोना की पहली लहर में उन्होंने, और किसी को बड़ा छोटा कहना ठीक नहीं है कि अपराध कौन सा बड़ा है कौन छोटा है, लेकिन आप समझिए गरीबों के साथ इतना बड़ा जो है अत्याचार किया। उन्होंने बसें लगाकर, अफवाहें फैलाकर पहले, फिर डीटीसी की बसें लगाकर लाखों लोगों को दिल्ली के बॉर्डर पर छोड़ दिया, जो यूपी बिहार के लोग थे, जो मजदूर थे, जो दिल्ली को बनाते हैं, दिल्ली को चलाते हैं, जो दिल्ली का एक तरह से कहें कि रक्त हैं जिसकी जो दिल्ली की धमनियों में बहते हैं, जो दिल्ली के विकास में सहायक है, उनको जो है मरने के लिए छोड़ दिया। कोई खाने की व्यवस्था नहीं। और इसकी जांच केंद्र सरकार ने, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उन अधिकारियों के खिलाफ बिठाई कि कैसे डीटीसी बसों का इंतज़ाम हुआ, किसके कहने से, आदेश किसका था, मुझे नहीं मालूम उस मामले का क्या हुआ, वो जांच कहाँ पहुंची, आगे बढ़ी नहीं बढ़ी। लेकिन इस बार तो निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल को इसका खामियाजा भुगतना चाहिए। इस तरह की लापरवाही, जिस दिल्ली ने उनको सर माथे पे बिठाया, उस दिल्ली के लोगों की जान से खिलवाड़, उनकी जान को इतना सस्ता बना देना, ये किसी भी सरकार के लिए, किसी भी जो है नेता के लिए माफ़ी के काबिल नहीं है। आपकी कमी हो सकती है, आप ये हो सकता है कि जितनी ज़रूरत पड़ रही है, जितनी तेज़ी से मामले बढ़ रहे हैं, उसके अनुपात में आप व्यवस्था न कर पाएँ, ये समझ में आता है, क्योंकि व्यवस्था करने में समय लगता है। इतनी बात तो समझ में आती है, लेकिन होते हुए, व्यवस्था होते हुए अगर आप वो उपलब्ध नहीं करा रहे और ये बता भी नहीं रहे हैं, पहले आप कंटेनर की व्यवस्था नहीं कर पाए, झूठ मूठ हल्ला मचाते रहे, फिर आपने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हम तो सिंगापुर से जो है क्रायोजेनिक कंटेनर जो है एक्वायर करने जा रहे हैं, खरीदने जा रहे हैं, मंगा रहे हैं। क्या हुआ उन कंटेनर्स का? इसकी व्यवस्था वो कभी नहीं कर पाए।
जो केंद्र सरकार पर लगातार आरोप लगाते रहे कि हमारा कोटा कम किया जा रहा है, हमको जितना कोटा निर्धारित किया जाता है उतना मिलती नहीं है ऑक्सीजन, वो ये बताने को तैयार नहीं था कि हमारे पास ऑक्सीजन रखने की व्यवस्था नहीं है। रखने की ही व्यवस्था नहीं है, आने के बाद उसके वितरण की भी व्यवस्था नहीं है, और इतने दिनों में बना भी नहीं पाए। हाई कोर्ट कहता रहा, सुप्रीम कोर्ट कहता रहा, लेकिन दिल्ली सरकार पर इस सब का कोई असर नहीं पड़ा। तो मेरा मानना है कि अरविंद केजरीवाल पर निश्चित रूप से इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और मुकदमा चलना चाहिए। अगर उनको इस बात के पूरे पुख्ता प्रमाण मिलते हैं कि वो दोषी हैं, जो प्रथम दृष्टया लग रहा है कि दोषी हैं, तो उन पर निश्चित रूप से मुकदमा चलना चाहिए। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पर। देश के 12 बड़े विपक्षी नेताओं ने, जिसमें सोनिया गांधी, शरद पवार, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, सीताराम येचुरी, डी राजा सीपीआई के और सीपीएम के सीताराम येचुरी, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, इन लोगों ने चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री को। उसमें 8-9 मांगे थी कि ये किया जाए। इन 12 नेताओं की पार्टियां मिलकर 8 राज्यों में सरकार चलाती हैं। अब आप देखिए, यूपीए को जो नाकारा भ्रष्ट कहा गया और साबित भी हुआ, वो यूं ही नहीं था। इतने बड़े 12 नेता जो 8 राज्यों में सरकार चलाते हैं, एक चिट्ठी जो प्रधानमंत्री को लिखी जा रही है, इतनी बड़ी महामारी और इतनी बड़ी आपदा के बीच लिखी जा रही है, वो शुद्ध राजनीतिक मकसद से लिखी जा रही है। उसमें लोगों के भले की कोई बात नहीं है। अब वो जो उनके मुद्दे हैं, उनमें 3 मुद्दे आप देखिए। एक है कि सेंट्रल विस्टा का निर्माण रोक दो। ये बार बार मुद्दा आ रहा है कांग्रेस की ओर से, दूसरे कई विपक्षी दलों की ओर से। निर्माण कार्य, भाई पुल बनना रुक जाए, रेल की पटरी बिछना रुक जाए, सड़क बनना रुक जाए, इससे किसको फ़ायदा होने वाला है? किस जो है मरीज़ को या कोरोना संक्रमित को फ़ायदा होने वाला है? क्यों उठाया जाता है? इसलिए कि नरेंद्र मोदी ने ये घोषणा की थी इस प्रोजेक्ट के साथ कि जब देश की आज़ादी के 75 साल होंगे तो उसका जो विशेष अधिवेशन होगा इस नए संसद भवन में होगा। वो श्रेय न मिले नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी को वो उपलब्धि न हो, न बनने पाए, उसे रोकने के लिए किया जा रहा। उसका और कोई मकसद नहीं है। उसका कोरोना से, महामारी से, लोगों की जो समस्या हो रही है, दवा की या ऑक्सीजन की या बेड की, उससे कोई लेना देना नहीं है। एक बात। दूसरी बात, कहा कि कृषि कानून ख़त्म कर दो। अब भाई, कृषि कानून का कोरोना महामारी की या संक्रमण बढ़ने से या वैक्सीन की कमी होने से उससे क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है। ये पॉलिटिकल एजेंडा है, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा है। दूसरा, कहा कि गरीबों को राशन दीजिए आप। अब आपको अगर 8 राज्यों में सरकार चलाने वाले नेताओं को इतनी तक जानकारी नहीं है, जानकारी तो ज़रूर होगी कि पिछली लहर में सरकार ने 8 महीने ये कार्यक्रम चलाया, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया गया। ये नवंबर 2020 तक दिया गया। और इस दूसरी लहर में मई से केंद्र सरकार ने फिर इस योजना को शुरू कर दिया है, जिसमें 80 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। तो आपको इतना भी पता नहीं है। पता है तो आप इस तरह की घटिया राजनीति क्यों कर रहे हैं? क्या बताना चाहते हैं? दरअसल आप अपने को ही एक्सपोज कर रहे हैं। फिर आप देखिए, ये मांग की गई है कि वैक्सीन जो है केंद्र सरकार खरीदे। अभी तक कह रहे थे कि केंद्र सरकार ही क्यों खरीद रही है, मोनोपोली है, ये तो अधिनायकवाद है, सब कुछ अपने हाथ में रखना चाहती है सरकार, राज्यों पर छोड़ देना चाहिए। शशि थरूर, मनीष तिवारी, तमाम कांग्रेस के नेता, दूसरे विपक्षी नेता कि राज्यों को अधिकार मिलना चाहिए, फेडरल सिस्टम है, राज्यों को छूट मिलनी चाहिए कि वो खरीदे। दे दी छूट। अब कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, छूट मत दो, खुद ही खरीदो। अब भाई, तो एक बात पर रहो ना। या तो कहो कि केंद्र सरकार खरीदे या कहो कि राज्य सरकारों को छूट मिले। दोनों बातों पर कैसे चल सकते हो? फिर बात कही गई कि ये जैसे पोलियो और दूसरी वैक्सीन्स का होता है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, उस तरह से केंद्र सरकार कार्यक्रम चलाए। बड़ी अच्छी बात है। तो ये बात पहले से कहते हैं ना। पहले क्या कह रहे थे कि सरकार को बाज़ार में वैक्सीन बेचने देना चाहिए, राज्यों को खरीदने की छूट देनी चाहिए। ममता बनर्जी ने फरवरी में ही चिट्ठी लिखी
कि राज्य को ये अधिकार होना चाहिए कि वो जहाँ से भी देश में, देश से बाहर जहाँ से भी वैक्सीन मिले वो खरीद सके। केंद्र सरकार ने वो छूट दे दी, तो आप कह रहे हैं कि हमको छूट क्यों दे दी? अब आप देखिए किस तरह की कितनी घटिया राजनीति हो रही है, इसका अंदाज़ा लगाइए। फिर मांग की गई है कि देश में वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाया जाए। निश्चित रूप से जो कंपनियां, ये जिन कंपनियों ने ये वैक्सीन बनाई है, उनका इंटरेस्ट सबसे पहला यही होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो, ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री हो, तो वो क्यों नहीं बढ़ाना चाहेंगी? तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि जानबूझ के नहीं बढ़ाया जाए। लेकिन आपने क्या किया, जैसे ही वैक्सीन आई उसके खिलाफ अभियान शुरू कर दिया, कहा कि ये तो खतरनाक वैक्सीन है, इसको लगवाना नहीं है, हम नहीं लगवाएंगे, बीजेपी की है। अगर इतना भरोसा है सरकार को तो क्यों नहीं केंद्र के मंत्री लगवाते, प्रधानमंत्री लगवाते। ये बातें आप करते रहे। आपने वैक्सीन के खिलाफ पूरे देश में ऐसा माहौल बनाया कि उसकी वजह से लोगों के मन में शंका पैदा हो गई कि भाई ये वैक्सीन फ़ायदा करेगी, नुकसान करेगी, इसको लगवाना चाहिए कि नहीं लगवाना चाहिए। उसका नतीजा हुआ कि वैक्सीनेशन का प्रोग्राम धीमा हो गया। अब आप उसके उल्टा बोल रहे हैं। फिर कहा जा रहा है कि भाई जो बजट में आपने 35,000 करोड़ रुपए वैक्सीन के लिए रखे थे उसको खर्च कीजिए। ये ठीक बात है, सरकार ने, अगर केंद्र सरकार ने रखा था और जो बजट में बड़ा बजट भाषण में कहा भी गया, वित्त मंत्री ने कहा भी, तो साहब ये 18 करोड़ वैक्सीन जो लग चुकी है वो किस पैसे से आई है? उसका पैसा कहाँ से आया है? क्या राज्य सरकारों ने उसका पैसा दिया है? तो केवल मुद्दा उठाने के लिए, केवल सरकार को कटघरे में खड़ा करना है, केंद्र सरकार को ये बताना है कि देखिए मोदी इस क्राइसिस के समय में आपकी मदद नहीं कर रहे हैं। ये केवल ये एक मुद्दा चलाने के लिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं जो आपके नाकारापन को और ज़्यादा एक्सपोज करता है। ये बताता है कि आपको मुद्दों की समझ नहीं है। इससे आप ये समझिए कि मान लीजिए कि अगर आज मोदी की जगह इन लोगों की सरकार होती तो फिर क्या होता? एक बात और छूट गई। एक पॉइंट इनका और था कि भाई गरीबों को जो है कैश पैसा दो। हाँ ठीक बात है, गरीबों को कैश पैसा दो और हम वसूली गैंग चलाएंगे, जिससे गरीबों को पैसा मिले और हम वो वसूलेंगे। आप महाराष्ट्र में वसूली गैंग चलाएंगे, दूसरे राज्यों में इस तरह की हरकत करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे और उस केंद्र सरकार से इस तरह की मांग करेंगे। कोई बयान आपको दिखाई दिया इन 12 नेताओं का इस वसूली गैंग पर? कोई आलोचना, निंदा किसी ने की हो? जो सरकार में शामिल हैं वो तो नहीं करेंगे, लेकिन जो नहीं शामिल हैं उन्होंने की क्या? तो आप कल्पना कीजिए कि अगर ये 12 पार्टियों के नेता, इनमें से कोई भी या ये सब मिलकर सरकार चला रहे होते तो आज देश की क्या स्थिति होती। ये कल्पना करना भी बहुत कठिन है। आप सुनकर आप ये कल्पना करके सिहर उठेंगे कि किस तरह की स्थिति होती। ये सिर्फ मोदी को कटघरे में खड़ा करने की जो राजनीति है वो ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है, बल्कि चल भी नहीं रही है। ये कोशिश 7 साल से, बल्कि कहें 20 साल से हो रही है और ये बार बार फेल हो रहे हैं, बार बार, लेकिन कोशिश करना नहीं छोड़ते। ये उम्मीद की जाती है, आप राजनीतिक दल के नेता हैं, राजनीतिक पार्टी के नेता हैं, आप राजनीति करेंगे, ये सब लोगों को समझ में आता है और स्वाभाविक भी है, उसमें कोई गलत नहीं है। सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे, आलोचना करेंगे, ये भी समझ में आता है। लेकिन एक संकट, एक महामारी के समय में इस तरह की बात करना, इस तरह का रवैया जो है वो देश के हित में, समाज के हित में तो नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण देके अपनी बात खत्म करूंगा कि किस तरह का, अगर आप देश के बारे में सोचते हैं, देश के सम्मान की चिंता है, तो आपका रवैया क्या होना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, अमेरिका गए हुए थे, उसी दौरान लखू भाई वाले केस में नरसिम्हा राव के खिलाफ जो है वो चार्जशीट फाइल हुई, उनकी गिरफ्तारी की स्थिति आई। वहाँ उनसे सवाल पूछा गया कि आपके पूर्व प्रधानमंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप है और वो जेल जाने वाले हैं। क्या जवाब दिया अटल जी ने? उन्होंने कहा कि ये हमारा अंदरूनी मामला है और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री महान नेता है। ये होता है देश की चिंता। ये होता है जब आप अपने देश पर गर्व करते हैं, जब अपने देश की बात को, अपने घर की बात को आप बाहर उसको जो है नहीं ले जाते।
और ये जो नेता कर रहे हैं, जो विदेशी मीडिया में चिताएं दिखाई जा रही हैं, रोते हुए लोगों को दिखाया जा रहा है। आपने अमेरिका में यहाँ से लगभग 3 गुना ज़्यादा लोग मर गए। ब्रिटेन में क्या हुआ, इटली में क्या हुआ, स्पेन में क्या हुआ, जर्मनी में, फ्रांस में क्या हुआ, आपने एक भी तस्वीर देखी लोगों की रोते बिलखते? एक भी तस्वीर देखी वहाँ के कब्रिस्तान की? वेस्टर्न मीडिया जो है वो अपने लिए एक स्टैंडर्ड रखता है और दूसरे देशों के लिए दूसरा रखता है। वो अपने देश का ये सब कुछ नहीं दिखाएंगे। 9/11 इतनी बड़ी घटना हुई, आपने एक डेड बॉडी की तस्वीर देखी हो तो बताइए हमें, इतने साल हो गए। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से भारत में जो हो रहा है उसको बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है। आप ये समझ कर चलिए, ये वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग हैं, जो लोग भारत को बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते, जो लोग नहीं चाहते कि भारत जो है उसकी ताकत बढ़े, उसकी तरक्की हो, वो भारत को नीचा दिखाने के लिए, पीछे खींचने के लिए ये सब हरकत करते हैं। उसमें शामिल है हमारे ये स्वनामधन्य नेता, जिनको सिर्फ एक चीज़ से मतलब है कि देश रहे, समाज रहे, न रहे, हमारी राजनीति रहनी चाहिए, मोदी गिरना चाहिए। तो इनसे फिर कह रहा हूँ, सावधान रहिए। आज इतना ही, अगले अंक में फिर बात करेंगे किसी नए मुद्दे पर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। लेकिन जाते जाते फिर एक बार कहेंगे कि इस चैनल को देखिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।